सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो 2024 का पेपर है इसको हल कराने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों ये पेपर बहुत ही अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त है। 2025 में इस पेपर से कम बेटा कम से कम 30 नंबर का फंसेगा 100%। 30 नंबर का 100% फंसेगा बता रहा हूँ। तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो ये ज़्यादा लंबा नहीं, लगभग 2 घंटे का वीडियो बनेगा। 2 घंटे का या 2.25 घंटे का हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देख जरूर लीजिए आप। चलिए ये चीज़ आप पढ़ लेना इसको अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। बोर्ड की परीक्षा में इतना समय नहीं मिलता पढ़ने के लिए। अभी आपके पास समय, आराम से बैठ के इसको पढ़ लीजिए अपना, ठीक है, सही तरीके से पढ़ लो। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब इसके बाद इसका जो विकल्प नंबर पहला उसको देख लीजिए आप। विकल्प नंबर पहला है हमारा बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल कितना। चलिए कैसे हल करते देखिएगा आप लोग। अब तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला थ्री एक्स स्क्वायर + 5x + 2। तो यहाँ पर a का मान होता है हमारा 3 और b का मान 5 और c का मान है 2। तो यहाँ पे पूछा गया है शून्यकों का योगफल, ठीक है, चाहे शून्य कह दो चाहे मूल कह दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे लिख दो शून्यकों का योगफल बराबर, इसका सूत्र होता है -b/a। अब b का मान कितना है, b का मान माइनस चिन्ह लगाइए, b का मान 5 है तो 5, a का मान 3। तो इसका जो आंसर निकलेगा -5/3। कौन सा निकला है इसका आंसर? इसका आंसर निकला -5/3। ये वाला निकल के आ गया है, ठीक है। अगर यहीं पे इसका गुणनफल पूछते उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे लिख लो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c का मान कितना 2 है, तो 2/a कर दीजिए इस प्रकार। तो ये सॉरी माफी चाहता हूँ, 2/3 होगा। e की जगह पे 3 लगा दीजिए। ये c/a है ना, c की जगह पे 2 और e की जगह पे 3। तो शून्यकों का गुणनफल पूछे तो c/a लगा दीजिए और ac के मान लगा दीजिए, 2/3 निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। चलिए समझिए इसको। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा है यहाँ पर 2x + ay = 1, 3x - 5y = 7। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखो आपने देखा होगा a1/b1, a1/a2 होता, माफी चाहता हूँ, a1/a2, b1/b2। यहाँ पे ये कटा होता, तो ये रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी। कैसी होती हैं? ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और यहाँ पे लिखा होता अद्वितीय हल। फिर इसके बाद होता है a1/a2 = v1/v2 = c1/c2। ये होती है हमारी समांतर रेखाएं, सॉरी ये होती हैं संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाओं में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल, थोड़ा यानी शॉर्ट में लिख रहे हैं अनेक हल, ठीक है। इसके बाद लास्ट में होता है हमारा a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। ये होता है। अब ये रेखाएं कैसी समांतर रेखाएं होती हैं। जब ये समांतर रेखाएं होती हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। तो हमें ये वाली यानी ये वाली कंडीशन लगानी है यहाँ पर हमें। चलिए समझिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2/3 बराबर a/-5 और नॉट इक्वल 1/7, यानी ये वाला नहीं लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर करके इसका गुणा इसमें करो, इसका इसमें करो, तो हो जाएगा 3a बराबर -10। 3 का लग जाएगा भाग, तो a बराबर निकलेगा -10/3। तो यही बेटा इसका आंसर आ गया।
तो इसका विकल्प नंबर हो गया हमारा सी सही। कौन सा है? -10/3, ये वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला देखिए, समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो इसको हटाएं, दूसरा लगाना है यहाँ पर। प्रश्न नंबर है हमारा 3, 2x² + 5x + 4 = 0। अब इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा और समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे इसका डी का मान निकालेंगे। अगर डी का मान हमारा 0 निकलता है, डी का मान 0 निकलता है, तो यहाँ पे नंबर पहली स्थिति है इसकी, तो मूल वास्तविक तथा समान। कैसे? मूल वास्तविक तथा समान होंगे या होते हैं। नंबर दूसरा, जब डी का मान धनात्मक निकले, जैसे 10, सॉरी यहाँ प्लस माइनस नहीं है, जब डी का मान धनात्मक निकले, जैसे 10 निकला है, 5 निकले, 20 निकले, 25 निकले, ठीक इस प्रकार, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान, ठीक होते हैं। कैसे होते हैं? मूल वास्तविक तथा असमान। और नंबर 3, जब डी का मान माइनस निकले, जब डी का मान माइनस निकले, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल, मूल कैसे? मूल काल्पनिक, यानी कि मूल वास्तविक नहीं है, ऐसे लिख दिए, मूल वास्तविक नहीं होते हैं, ठीक है, या काल्पनिक मूल होते हैं। कैसे होते हैं? काल्पनिक मूल होते हैं, ठीक, ऐसे करके, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं या काल्पनिक मूल होते हैं, इन दोनों में से कोई हिंदी एक लिख दीजिए। अब प्रश्न में क्या होता है जरा ध्यान समझिए। तो हमें इसका डी का मान निकालना है। अगर डी का मान निकलेगा 0 निकलेगा तो ये हो जाएगा, अगर डी का मान प्लस निकलेगा तो ये लिखेंगे, अगर डी का मान माइनस निकलेगा तो ये लिखेंगे। अब चलिए समझिए प्रश्न को। तो प्यारे बच्चों, इसमें ए बराबर कितना है? 2 है, बी बराबर 5 है और सी बराबर 4 है। तो डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो ये 5 का वर्ग -4, ए का मान 2 और सी का मान 4, तो ये तो हो जाएगा 25 माइनस, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे डी का मान जो बचा हुआ है -7 बचा हुआ है। और जब डी का मान -7 है तो इसमें देखो कौन सा विकल्प है? वास्तविक, यानी मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? परमेय तथा बराबर, अपरमेय, परमेय तथा असमान। तो क्या लिखा? वास्तविक नहीं। क्या लिखा हुआ है? वास्तविक नहीं लिखा हुआ है। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, यानी वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 4, उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, डेड 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखना AP 4, 9, 14 डेड 254। देखो जब अंत से पद पूछा जाए तो श्रेणी को पलट के लिखेंगे। तो 254 डेड 14, 9 और ये 4, तो ये बन जाएगा प्रथम पद ए का मान। तो ए बराबर लिखेंगे 254, ठीक है। और डी का मान निकालना है, 9 में से डी का मान निकालना है ना, चाहो तो 4 में से 9 घटा दो या 9 में से 14 घटा दो। तो 4 - 9, तो डी बराबर -5। अब यहाँ पे पूछा 10वां पद, तो A10 बराबर होता है A+9D। मान लगा दीजिए, ए का मान 254 और +9 गुणा -5, तो हो जाएगा 254 और प्लस माइनस -9 पन्ना 45। घटाइए, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, फिर 4 रह गया, 4 में से 4 जाएगा 0 और ये 2। तो जिसका आंसर निकला 209। जो विकल्प नंबर हमारा सी सही है। चलिए जल्दी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए आप।
प्रश्न नंबर 5 देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा था, ध्यान समझिएगा। चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है जिसमें सांकेतिक रूप से निरूपित करने का सही रूप है। अब यहाँ पे देखिए ये बी है हमारा, देखो इसके संगत ये वाली भुजा आएगी और इसके संगत ये भुजा आएगी, तो हमें इसको लिखना है ए बी सी। कैसे लिखना, ए बी सी। अब देखो ये है इसके संगत ये वाली भुजा है, तो इसको लिखेंगे तो पहले ध्यान रखिए ए बी सी, थोड़ा लिख के दिखा देंगे पेज पे आपको। तो इस त्रिभुज को कैसे लिखेंगे, ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज। अब देखो ये वाली पहले भुजा आई है, फिर इसके बाद ये वाली भुजा आई है, तो इसके संगत ये वाली भुजा, तो लिखेंगे त्रिभुज ई डी सी। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ई डी एफ, ये लिखेंगे। ठीक, अब देखो कहाँ पर है ये हमारा, है कहीं विकल्प, तो इसका विकल्प नंबर हमारा ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही है। तो सही यानी समरूप त्रिभुज लिखने का सही तरीका ये है हमारा। अगला देखिए प्रश्न नंबर है हमारा, इसका आ गया चौथा नहीं छठा। तो यहाँ पे -3 का 4 और -4 की मूल बिंदु से दूरी। तो देखो मूल बिंदु से दूरी, ठीक, तो चलो अच्छा लिख लो -3 का -4 और मूल बिंदु यानी 0 का 0। तो यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, बीच की दूरी बराबर इसका सूत्र होता है x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। मान लगा दीजिए अंडरवुड x1 का मान -3 और x2 का मान 0, y1 का मान -4, y2 का मान 0। तो ये हो जाएगा हमारा -3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो अंडरवुड 25 और 25 को लिखा जाएगा 5 मात्रक। ठीक है, 5 मात्रक। तो इसका कौन सा विकल्प है देखिए, तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है। 7 नंबर में दे रखा है कॉट ए बराबर 3/4। तो प्यारे बच्चों कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो आधार कितना 3 है, तो लंब है 4, तो इसकी पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेंगे इसका पहले में। ठीक है, यानी कि कर्ण निकालना है, तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार कितना 3 है, 3 का वर्ग 9, ये 4 का वर्ग 16, तो कर्ण का वर्ग बराबर ये 25, तो कर्ण बराबर निकलेगा 5। तो हमसे क्या पूछा, सेक पूछा है, और सेक होता है हमारा कर्ण बटा आधार। सेक है, अरे भैया आपने सूत्र देखा होगा, ये लाल बटे का ये सूत्र देखा होगा। तो सेक नीचे लिखा होता है यहाँ पर, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कर्ण हमारा कितना निकला है, कर्ण हमारा 5 निकला है, और आधार कितना 3 है, तो ये 5/3 इसका आंसर आ गया। ठीक, ठीक है, वीडियो को रोक के जल्दी से नोट कर लिया करो आप। 5/3 कौन सा विकल्प हो जाएगा, 5/3 इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। अब नंबर 8 है हमारा, तो देखो tan अल्फा बराबर sin अल्फा, tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान कितना होगा। अब आप ये बताइए साइन, वो tan और sin में किसके मान बराबर होते हैं, tan और sin में किसके मान बराबर होते हैं, तो बेटा 0 के मान होते हैं। ठीक है, क्योंकि tan 0 का मान 0 और sin 0 का मान 0, तो इसका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा ए। अब थोड़ा समझिए इसके हल कैसे करेंगे। 8 नंबर है हमारा, tan अल्फा बराबर sin अल्फा। अब tan अल्फा को लिख सकते हैं हम sin अल्फा बटा cos अल्फा और बराबर ये sin अल्फा। तो प्यार sin अल्फा से sin अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1/cos अल्फा बराबर 1। कैसे गुणा करेंगे इसका इसमें, तो हो जाएगा ये cos अल्फा बराबर 1। तो यहाँ पर cos है, तो cos में ही देखिए एक मान किसका है, तो cos अल्फा बराबर cos 0 का मान होता है, तो cos से cos कट जाएगा, तो अल्फा बराबर 0 निकलेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं।
चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए कैसे हल करना है इसको। तो प्रश्न नंबर 9 तो आपने देख ही लिया होगा, बस हल करने की जरूरत है। यहाँ पर एक छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया में अनुपात इतना, थोड़ा समझो। एक ये छड़ है हमारी, वैसे इसका आंसर कितना 30 अंश है, लेकिन हल कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखो पहले क्या, छड़ की लंबाई ये हमारी एक छड़ है, छड़ की लंबाई उसकी छाया में, ये छड़ की लंबाई 1 है और इसकी छाया √3 है ये। तो ए बी और ये सी, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी ये थीटा कर लीजिए। तो यहाँ पे लगा दीजिए tan थीटा। tan होता है लंब बटा आधार, तो ये लंब है और ये आधार है, 1/√3। तो tan थीटा बराबर, अब ये tan है तो tan में ही देखिए 1/√3 किसका है, तो ये tan 60 का है, तो ये tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश निकलेगा। और प्यारे बच्चों आप देखो, हम ये tan से tan काट देते हैं, लेकिन आप लोग को काटना नहीं है, ठीक है। तो जैसे छोड़ देना है, tan से tan काटेंगे नहीं, छोड़ देंगे, थीटा बराबर 60 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार ये इसका आंसर आ गया। तो इसका विकल्प नंबर, यार माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, 30 होगा यहाँ पर। 30 क्यों, tan 30 का मान होता है यहाँ पर, ये 30 कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए भाई इसका 10वां देखिए। यहाँ पे कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी, थोड़ा समझिए। ये एक हमारा वृत्त है और ये हमारा वृत्त का व्यास है, यहाँ पर केंद्र होता है, यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पर भी लिख लो। तो यहाँ से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बेटा एक तो ये खींच सकते हैं, वो भी समांतर होनी चाहिए, और एक ये खींच सकते हैं। तो सिर्फ कितनी रेखाएं, 2 रेखाएं हैं हमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 11। हमारा नंबर 11 है। तो देखो यहाँ पे आर का मान 12 है और थीटा का मान 60 अंश है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगाना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है हमारा πr² थीटा बटा 360। पाई का तो मान लगाना ही नहीं है, और आर का मान कितना 12 है, तो 12 गुणा 12, और थीटा का मान कितना है 60 है, तो यहाँ पे 60 लगा दीजिए, और बटा 360 हल करिए। तो 60 एकन 60, 60 छक्का इतना होगा, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 पाई। ठीक है, 24 पाई इसका आंसर आएगा। तो विकल्प नंबर इसका सी सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब। तो प्रश्न नंबर 12 है हमारा, यदि एक गोले का व्यास d है, तो व्यास कितना है, d है, व्यास बराबर d, ठीक है। तो त्रिज्या यानी व्यास को 2r लिखा जाता है, तो r बराबर निकलेगा d/2। अब प्रश्न कह रहा है उसका आयतन कितना होगा। तो गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 πr3। मान लगा दीजिए इसमें, तो 4/3 पाई, और r का मान है हमारा d/2/3। तो ये 4/3 पाई और गुणा ये हो जाएगा d/3 और बटा 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। तो इसको लिखेंगे हम, इसको 3 दूनी 6, ठीक है। तो π/6, 3 दूनी 6 और ये dq, इस प्रकार। तो इसका जो विकल्प नंबर है वो हमारा डी सही हो जाएगा। अब 12 के बाद प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ये हमारा सूत्र, इसको याद कर लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, माध्यिका होगी। तो देखो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो देखो यहाँ पे 8 है, तो 8 के सामने जो वर्ग अंतराल है 15 से 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20।
यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसके सामने वाला वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, इसके सामने ये है 15 से 20, ये हो गया। अब प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 15 है किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः इतने बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक सूत्र होता है हमारा। प्रश्न नंबर 15 हल कर रहे हैं। 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस माध्य, ये सूत्र होता है। इसमें मान लगा दीजिए। देखो इसका माध्य कितना 27 है, पहले यहाँ पे लिख लो बहुलक, इसका माध्य 27 है। ठीक है, और माध्य का 29 है, तो 3 गुणा 29 हल कर दीजिए इसको। तो 29 दूनी 27, 29 तिया 87 बराबर बहुलक प्लस 27, 27 को उधर भेजो। जब 27 को उधर भेजेंगे तो घट के हमारा आ जाएगा 60, 9 3 27, 6 2 8 सही है। तो ये 60 बचेगा बहुलक बराबर। ठीक है, चलिए देखो इसमें 60 है। यार कहीं गलत कर दिया क्या हमने? 1 मिनट। 3 गुणा माध्यक बहुलक, अच्छा हाँ प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 2 और होता है 2। ठीक है, तो इसमें 2 का गुणा और हो जाएगा, तो 27 दूनी 54 हो जाएगा। माफी चाहता हूँ यार, 27 दूनी 54। अब 54 को उधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 87 माइनस 54 बराबर बहुलक। तो यहाँ पर बचेगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3, ये 3, ये बचेगा इसका आंसर। तो जिसका बहुलक निकलेगा वो कितना निकलेगा? 33 निकलेगा। तो बस यहाँ पे प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, सूत्र में थोड़ी गलती कर दी थी हमने। ठीक है, चलिए समझिए। तो 33 कहाँ पर है इसका? तो उसका विकल्प नंबर हमारा सही है। कहाँ चला गया यार? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 है। तो यहाँ पे इसका क्या माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी टेबल बनाएंगे हम। चलिए समझिए। तो यहाँ पे जो हमारी सारणी है, तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 16 लिख लें। यहाँ पे लिखें वर्ग अंतराल, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, फिर अगला कॉलम होगा मध्यमान का, मध्यमान, और मध्यमान को लिखा जाता है x से। ठीक है, फिर अगला कॉलम बनता है, देखो ये बारंबारता है, बारंबारता को लिखते हैं f से, यहाँ पे लिख देना f। तो यहाँ पे अगला कॉलम x इंटू f। तो जो वर्ग अंतराल है हमारा 0 से 10, फिर 10 से 20, और 20 से 30, और 30 से 40। ठीक, चाहो तो ऐसे लिखित कर लो और आपके कॉपी में पहले से होंगे। अब बारंबारता में दे रखा है 2 1 4 3। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ। 10, 10 का आधा 5, यानी इन जोड़ के इनको जोड़िए और आधा करिए। 20 और 10 30, 30 का आधा 15। इन दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 का आधा 25 का आधा, इन दोनों को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25। इन दोनों को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा 35। अब यहाँ पे अगला कॉलम है x इंटू एफ, यानी इन दोनों का गुणा। 5 दूनी 10, 15 एकन 15, 25 चौकू 100, और 35 तिया 105। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसका जोड़ लिखा जाता है सिग्मा एक्स एफ बराबर। ठीक है, 5 5 10 की 0 हासिल 1 1 2, और एक ये 3, और ये 2, इतना 23, यानी 230 निकलेगा। अब ये बारंबारता का जोड़ कहलाता है सिग्मा एफ। इसे जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा 4 3 7 3 10, इतना। अब एक सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। इसका मान कितना है? 230, और बटा इसका मान 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो समांतर माध्य बराबर निकलेगा 23। अब देख लीजिए कौन सा विकल्प है, टिक लगा दीजिए खटाक से। तो हमारा विकल्प नंबर इसमें, और कहीं पे जोड़ गलत कर दिया क्या हमने? हाँ 23, इसका आंसर 23 निकला है। तो ये वाला इसका बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा।
ठीक है। अब प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ एक अधिवर्ष में सोमवार होने की प्रायिकता होगी। अब इसको जरा ध्यान समझिए। देखो अधिवर्ष क्या होती है, अधिवर्ष होती है लीप वर्ष, ठीक, थोड़ा समझिए। तो प्रश्न नंबर 17 है, यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो अधिवर्ष को कहते हैं बेटा लीप वर्ष, लीप, ठीक, पा मानिए, ये लीप हटाओ यार इसको, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 366 में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन। कितने? अब ये 2 दिन पता नहीं कौन कौन से हो सकते, सोमवार मंगल भी हो सकता है, मंगल बुध भी हो सकता है, पता नहीं कौन से 2 दिन हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है सोमवार होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे PE। तो यहाँ पे कितने दिन बचे हैं? 2, तो 2/7 और सप्ताह में 7 दिनों की संख्या हो तो 2/7 हो जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ पे 2 दिन बचे हैं, अनुकूल परिणाम 2 हो जाएगा, और सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर है हमारा C सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लीप वर्ष होता, अगर यहाँ पे साधारण वर्ष होता, थोड़ा उसको भी देख लीजिए, ठीक। साधारण वर्ष में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा बता दूं मैं आपको। तो सबसे पहले लिख लो साधारण, अरे यार गलती, बहुत साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और इसमें 52 सप्ताह और प्लस 1 दिन, ठीक। इसमें 53 सोमवार की प्रायिकता पूछता, तो यहाँ पे क्या 1 है, तो इसका आंसर 1/7 हो जाता। यहाँ पे बेटा लीप वर्ष है, क्या है? लीप वर्ष है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2/7। अगर यहाँ पे साधारण वर्ष होता तो 1/7 हो जाता। तो इसका आंसर कितना है हमारा? 2/7 है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 18, उसको देख लीजिए। 18 नंबर क्या कह रहा है, देखो, दो मित्रों का जन्मदिन 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। अब ध्यान समझिएगा इसको आप, देखो प्रश्न नंबर लिख ले हम पहले 18। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, देखो सबसे पहले हमें जो वर्ष दी हुई है 2020। अब ये पता करना है 2020 हमारी साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, ये कैसे पता करेंगे? देखो हम अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाते हैं, अगर 4 का भाग लग जाता तो वो होती है हमारी लीप वर्ष, और जिसमें 4 का भाग नहीं लगता है वो होती साधारण वर्ष। जैसे समझिए, जैसे मान लो 2021 है, तो प्यारे बच्चों इसमें 4 का भाग पूरा नहीं लगेगा, जिसमें अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाकर देखते हैं। अगर 4 का भाग लग जाता है तो वो होती लीप वर्ष, और 4 का भाग नहीं लगता है वो होती साधारण वर्ष। तो इसमें 4 का भाग नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि 1954, इसमें 4 का भाग नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे 2023, इसमें 4 का भाग नहीं लगेगा। तो ये हमारी साधारण वर्ष है, और यहाँ पे दिनों की संख्या होती है 365 दिन। कितनी होगी? 365 दिन होगी। अब ये देखिए, इसमें 4 का भाग लग जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें 4 का भाग लग जाएगा तो हमारी कौन सी वर्ष है? ये लीप वर्ष है। ये कौन सी है? लीप वर्ष है। और जब ये लीप वर्ष है, इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है, दिनों की संख्या बराबर 366। यानी लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 66 होती है। अब प्रश्न जरा ध्यान से देखिए, प्रश्न कह रहा है दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा 1/366। ये इसका आंसर आ गया, एक ही दिन हो, ठीक है। तो 1/366, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा 20 सही। एक बार प्रश्न को दिखा दें हम आपको, ये रहा हमारा, ठीक है। इसका 1/366 ये वाला आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला देखिए प्रश्न आप, प्रश्न नंबर 19 है हमारा, 2 बिंदुओं उतने के बीच की दूरी कितनी है, ठीक, इसको देख लीजिए। अब इसके बाद 20 भी देख लो, फिर इसके बाद 19 बता रहे हैं। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या क्या? देखो इसका मान 5 हो जाएगा, इसका मान 81 है, यानी 9 बन जाएगा। ये तो परिमेय है, ये वाली हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है।
अब प्रश्न नंबर इसको देखिए, 19 के बीच की दूरी कितनी है उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखना बीच की दूरी बराबर यहाँ पे दो बिंदु रखे हैं, 2,3 4,1, इनकी बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे लिख दो बीच की दूरी बराबर, सूत्र होता है हमारा √x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। मान लगा दीजिए, x1 का मान 2 और x2 का मान 4 इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 3 और y2 का मान 1 इसका होल वर्ग ये -2 का होल वर्ग और प्लस 2 का होल वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा 8 और 8 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 और जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर लिख लेते हैं। तो 2 √2 इसका आंसर आ गया। पीछे लिख दो मात्रक। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा है हमारा? तो विकल्प नंबर इसका सी, ये वाला सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम पहुँचे खंड ब पर, प्रश्नों को हल करके दिखा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपसे कहना चाहता है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारे से कमेंट में जरूर लिख देना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखिए अगला प्रश्न। आप हमारा खंड बा है और पहले का ए, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब प्रश्न को लगाते हैं साइड पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले का ए। बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार लिखना पहले का ए। तो आप लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब इन दोनों का अंतर x माइनस y बराबर 26, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर इसकी दूसरी शर्त है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये वाली संख्या है ना, इसकी 3 गुनी है। तो x बराबर 3y, तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब ये x बराबर 3y समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो x बराबर 3y है, तो ये x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 3y, तो हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26, तो हो जाएगा 2y बराबर 26। तो 2 × 2 2 × 2 2 3 6 और y बराबर निकलेगा 13। अब ये समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। समीकरण नंबर 2 में रखने पर जो y बराबर 13 निकला है, तो 13 हमें यहाँ पे लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, 3 गुणा 13 हो जाएगा ये। तो x बराबर 3 गुणा 13 है, तो x बराबर 33 39। तो प्यारे बच्चों, ये 2 आंसर आए। कौन कौन से? एक 39 आया और एक 13 आया। चलिए जल्दी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए पहले का बी। इसको देखिए, यहाँ पे कह रहा है cot 2a बराबर tan a माइनस बाइसन, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान कितना होगा? चलिए, तो पहले का बी बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार आपको नंबर लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है cot 2a बराबर tan a माइनस 22। अब प्रश्न कह रहा है 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण क्या होता है? 0 से बड़ा 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर 2a की जगह पे लिखेंगे 90 माइनस 2a। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखना है 90 माइनस 2a। और प्यारे बच्चों, जैसे ही इस 2a की जगह पे 90 माइनस 2a लिखेंगे तो tan का होता कॉट, यानी कॉट का होता tan। तो यहाँ पर tan लिखा जाएगा इस प्रकार और बराबर tan a माइनस 22। अब यहाँ पर क्या होगा? ये tan से tan कट जाएगा, लेकिन काटते नहीं है। ये tan से tan चला जाएगा, ये tan से tan चला जाएगा। तो यहाँ पे 90 माइनस 2a और बराबर a माइनस 22 इस प्रकार। अब यहाँ पक्षांतर करिए। इस 2a को उधर ले जाओ और 22 को उधर ले आओ। लिखना चाहो तो लिख दो पक्षांतर करने पर।
पक्षांतर करने पर। तो इस 22 को उधर लाएंगे और 2a को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस 22 और बराबर ये हो जाएगा हमारा a और प्लस 2a। तो प्यारे बच्चों ये 3a बन जाएगा। तो 3a बराबर इसको जोड़ेंगे 9 2 0 और 9 2 11 इतना, और 3 का लगाएंगे भाग, तो a बराबर निकलेगा 112/3। भाग लगाओ इसका, 3 त्रिका 9, कितना बचा हुआ 2, तो 22 हो गए, 3 सत्ते 21। तो इसका जो आंसर निकलेगा 37 सही 1/3 अंश निकलेगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये इसका हो गया आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर हमारा सी है इसका, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको कैसे हल करते हैं देख लीजिए। तो आपको यहाँ पे नंबर लिखना है पहले का सी, इस प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √2 एक परमेय संख्या है। माना √2 एक परमेय संख्या है। जब ये हमारी परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम √2 बराबर p/q। फिर आगे कोष्टक में लिखना है जहां p तथा q धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और फिर q नॉट इक्वल 0, यानी q का मान 0 नहीं है। चलिए समझिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके नीचे मानेंगे 1, इसके नीचे मानेंगे 1, तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा √2 बराबर p, सॉरी इसका इसमें गुणा करेंगे 2q हो जाएगा साथ में, और यानी √2q बराबर p। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2q का होल वर्ग बराबर p²। तो प्यारे बच्चों इसका अंडर हट जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 2q² बराबर p² इतना। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर हम ए मान लीजिए ऐसे, ठीक। अब समझिए ध्यान से प्यारे बच्चों, ये वाला 2 कहाँ जाता है, 2 को थोड़ा समझा दूं, यहाँ पे समझने वाली बात है। जैसे आपने देखा होगा 5x बराबर मान लो आपका 8 है, तो आप जब x का मान निकालेंगे तो इस 5 का भाग लगाएंगे, तो x बराबर 8/5 करेंगे, यही तो करेंगे आप। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, जो 8 है ना, 8 है 5 से विभाजित है, जो 8 है वो 5 से विभाजित है हमारा, यानी कि 8 में 5 का भाग लग रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर तो जो हमारा ये निकल के आया है, थोड़ा देखिएगा आप, देखो ये जो निकल के आया है यानी 2q² बराबर p² है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, तो प्यारे बच्चों 2 इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा q² बटा p² बटा 2, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जो p² है 2 से विभाजित है, ठीक, p² 2 से विभाजित है यहाँ पर, ठीक। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब समझिए यहाँ पर ये जो 2 है ना बेटा, ये 2 इधर जाएगा, जब ये इधर लेके जाएगा नहीं, रहेगा यहीं पर, लेकिन समझा रहा हूँ मैं आपको, ये 2 है ना हमारा, 2 जाएगा इधर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखना, तो ये बन जाएगा जाके हमारा, अरे भाई जब ये 2 इधर जाएगा तो ये p² बटा 2 बन जाएगा, तो p² 2 से विभाजित है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। ये जाता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं जब ये 2 इधर जाएगा तो p² के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम p² 2 से विभाजित है। पहले लिखेंगे p² 2 से विभाजित है, फिर लिखेंगे p भी 2 से विभाजित है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ करेंगे क्या, तो जो हमारा यहाँ पे लिखेंगे p बराबर 2k, p बराबर 2k
समीकरण ए में रखने पर, देखो यहाँ पे 2 है तो p बराबर 2 के, p बराबर, अगर यहाँ 5 होता तो p बराबर 5 के, अगर यहाँ पे 3 होता तो p बराबर 5 के समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या करें, इस p की जगह पे 2k लगा देंगे तो हो जाएगा 2q² बराबर 2k का होल वर्ग, इस प्रकार। तो ये बन जाएगा 4, तो 2q² बराबर, तो ये 4k² हो जाएगा, तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। अब इसको थोड़ा घुमा के लिखेंगे, 2k² बराबर k²। अब प्यारे बच्चों ये वाला जो है ना हमारा, ये 2 जाएगा इसके नीचे, ये 2 पहुंचेगा k² के नीचे, तो कुछ ये बन जाएगा k² बटा 2। ठीक है, ये लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ मैं आपको। ये 2 जाएगा इसके नीचे तो कुछ बन जाएगा k² बटा 2। तो यहाँ पे लिखना है k² 2 से विभाजित है, q² 2 से विभाजित है। ठीक है, तो फिर लिखें q भी 2 से विभाजित है। ठीक, ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 से, तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे हम, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यानी P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, लाइन से लिखेंगे, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया हमारा कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा अगला, इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है हमें। तो प्रश्न नंबर है हमारा पहले का डी। ठीक, माध्यिका ज्ञात कीजिए, और ये हमारी इसकी टेबल है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करना, ज़्यादा ध्यान समझिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हमने ये टेबल बना ली है, तो यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे और अपनी तरफ से संचयी बारंबारता का, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे लिखना संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाती है, तो देखो ये 7 है हमारा, तो 7 को ऐसे लिख दो, और 7 में 8 जोड़िए 15, और 15 में 5 जोड़िए 20, और 20 में 20 जोड़िए 40, और 40 में 13 जोड़िए 53, और 53 में 7 जोड़िए 60 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये वाला मान होता है हमारा n का। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर लिखा जाएगा 60, n बराबर 60 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, और फिर दोबारा से कर, यानी n का मान 60 हो गया। अब यहाँ पे निकालना n बटा 2, तो n बटा 2 बराबर, n का मान 60 है तो 60 बटा 2 और बराबर ये हो जाएगा 30। अब जरा ये देखना है आपको, ये जो 30 निकला है हमारा, ये 30 किसके मध्य आता है, 20 में नहीं आएगा, तो 30 यहाँ पर आता है ये। ठीक है, तो इसके सामने वाला, थोड़ा दूसरा पेन ले लूँ मैं, तो ध्यान समझ, देखो ये 30 है, 30 कहाँ पर आता है, 30 किसके अंदर आता है, किस संख्या के अंदर आता है ये देखना है। तो 30 इसके अंदर आता है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा AF, और इससे ऊपर वाला हो जाएगा CF, यानी संचयी बारंबारता हमारी। ठीक, एक बात है समझ, ये 30 है और 30 किसके अंदर आता है, 40 के अंदर आता है, तो इसके सामने हो जाएगा F और इसके ऊपर हो जाएगा संचयी बारंबारता। ठीक, अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा AL बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, इतना L बराबर 30 लिया जाएगा। तो जो हमारा सूत्र होता है संचयी वो माध्यिका, उसको देख लीजिए। तो आप लिखेंगे माध्य बराबर, माध्यिका क्या निकालना है, माध्यिका ज्ञात करनी ना, हाँ माध्यिका या माध्यक बात एक ही है।
माध्यिका लिख दो या फिर माध्यक लिख दो। तो माध्यिका बराबर जो सूत्र होता है हमारा L प्लस NO बटा 2 माइनस CF और बटा F, ये बेटा होता है हमारा सूत्र। और यहाँ पे H क्या है थोड़ा ध्यान समझिए। H यहाँ पे वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, देखो 10-10 का अंतर है, ठीक 10-10 का, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो यहाँ पे 10-10 का अंतर है, तो H का मान हो जाएगा हमारा 10। कितना हो जाएगा 10। चलिए मान लगा दीजिए। L का मान कितना, L का मान 30 है प्लस, और N बटा 2 का मान कितना 30 है, माइनस CF का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 लगा दीजिए, और बटा F का मान कितना है, F का मान 20 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 20 लगा दीजिए, तो कोष्टक बड़ा लगाइए ऐसे करो, ठीक है। तो H का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा 30 और प्लस कोष्टक के अंदर ये 10 बटा, यहाँ पर 10 बटा 20 हो जाएगा ना, और गुणा 100, यानी 10 इसका इसमें गुणा करेंगे तो 30 प्लस 100 और बटा 20, तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, तो ये 30 प्लस 5, तो जिसका आंसर निकलेगा 35 आ जाएगा हमारा भाई, ठीक। जो हमारी माध्यिका निकली है वो 35 निकल के आ गई। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर ई देखिए, अब आप कैसे हल करते हैं। देखो बेटा वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। और प्यारे बच्चे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर भेज देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। हमें आपके कमेंट से हमें हौसला बढ़ता है, यानी हमारे अंदर हौसला बढ़ता है कि बच्चों के लिए वीडियो और बनाएं, ठीक है। तो वीडियो और देखने के लिए तो भैया कमेंट बराबर करते रहिए आप। चलिए अगला देखिए ई, यहाँ पे लिखा हुआ द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए इसको समझिए, तो इसको लगाते हैं साइड पे हम। तो आपको नंबर लिखना है, देखो बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न नंबर गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप। तो नंबर है हमारा पहले का ई, इस प्रकार ऐसे लिख के चले आइए, प्रश्न को हल करिए। प्रश्न नहीं लिखना है आपको, अब यहाँ पे लिखना है 4x स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 5 और बराबर 0। हमें इसके मूल ज्ञात करने, तो गुणनखंड कर दीजिए। देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। तो 20 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने पे 9 आ जाए, तो 20 आया है, तो 5 गुणा 4 कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और गुणा करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो हल कर दीजिए। 4x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे लिखो 5 प्लस 4 और प्लस का 5 और बराबर 0, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस अंदर गुणा करिए, तो ये 5x कितना हो जाएगा 5x और प्लस का ये 4x और प्लस का 5 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इन दोनों में संख्या तो कोई कॉमन है नहीं, तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 4x प्लस 5 बचेगा। यहाँ से भी कोई संख्या कॉमन नहीं, तो प्लस 1 कॉमन ले लो, 4x प्लस 5 बराबर 0। अब ये दोनों एक जैसे हैं, 4x प्लस 5 और x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे, 4x प्लस 5 बराबर 0, 5 को उधर भेजिए, 4x बराबर -5, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 बटा 4, इतना ऐसे लिख करनी। अब ये वाला मान लिखना है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो ये इसका हल हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर चलेगा यहाँ से हमारा दूसरा, प्रश्न नंबर 1 हो गया कंप्लीट। चलिए भाई प्रश्न नंबर दूसरे का पहला देखिए, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें 6 खंड होंगे, हाँ 6 खंड हैं, और 6 में से 5 हल करने हैं आपको, लेकिन हम यहाँ पे 6 करके दिखाएंगे आपको। देखो लिखा हुआ, यदि किसी एपी के, थोड़ा प्रश्न बड़ा है ध्यान समझिएगा इसको, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योगफल n है, पहले m पदों का योगफल n है तथा n पदों का योगफल m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा। तो आपको प्रश्न लिख लेना है, प्रश्न नंबर 2 का 1 करने जा रहे हैं हम ऐसे करके, ठीक है।
तो चलिए समझिए। देखो प्रश्न को हल करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जो उसका सूत्र होता बेटा वो देख लीजिए आप। आपने देखा होगा n पदों का योगफल, यहाँ पे n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है n पदों का योगफल। अगर हम आपसे कहें m पदों का योगफल m, देखो यहाँ पे n है तो बोला जाता है n पदों का योगफल। अगर यहाँ पे p होगा, अगर यहाँ पर हम p रख दें तो जैसे कि एस p बराबर, तो n की जगह p लगाइए, p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी, तो ये कहलाता है p पदों का योगफल। ठीक है, अगर इस n की जगह पे हमने लिख दिया m, इस n की जगह पे लिख दिया m, तो ये बन जाएगा एस m। यहाँ पे बस n की जगह पे m लगा देना है, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। तो इस प्रकार आपको प्रश्न हल करना है। ये चलिए कैसे करेंगे देखना। तो प्रश्न कह रहा है m पदों का योग, तो प्रश्न नंबर दूसरे का ए। तो सबसे पहले जो सूत्र होता है हमारा n पदों का योग, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, तो बेटा सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ठीक है। तो अब यहाँ से करना क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे AP का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है। AP का प्रथम पद A और सारवंतर D है। तो प्रश्न कह रहा है m पदों का योगफल m, तो n की जगह पे m लगाना है आपको। तो देखो m पदों का योगफल 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस प्रकार। अब यहाँ पे m पदों का योगफल कितना है, m पदों का योगफल है हमारे पास n, तो इसकी जगह पे n लगा देंगे, तो n बराबर हो जाएगा हमारा m/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस प्रकार। अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या, जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि सवाल लंबा है। देखो ये वाला 2 है ना, ये वाला 2 गुणा में आ जाएगा, ये वाला 2 गुणा में आ जाएगा और m भाग में आ जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 2n बटा m बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस प्रकार। और ये मान लेंगे समीकरण नंबर, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब प्रश्न आगे कह रहा है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल m है, तो हमें यानी प्रश्न कह रहा है n पदों का योगफल, तो यही सूत्र लिख देना है। तो आप लिखेंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अरे भाई ये क्या है, ये है m पदों का योगफल और m पदों का योगफल n है। अब ये क्या है, n पदों का योगफल और n पदों का योगफल है हमारा m, तो इसकी जगह m लगा देंगे, तो m बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी प्रकार ये 2 का गुणा हो जाएगा और n का भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ये 2m/n बराबर, तो यहाँ पर बचेगा हमारा, अब कोष्ठ लगाने की जरूरत ही नहीं है, 2a प्लस n लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे n-1 और d। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर निकला हमारा 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को करेंगे हल हम। तो यहाँ पे लिख लेना है समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर 1 लिख लो, n/m बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पहला लिख लिया। दूसरा हमारा है 2m/n बराबर 2a प्लस, और देखो गलती कर दी यार, मैंने गलती क्या कर दी है, यहाँ पे देखो ये m लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर भी तो m होगा, अंदर भी m बनाइए m-1। ठीक, यहाँ पर भी m-1, यहाँ पर भी m-1। ठीक है, ये थोड़ी गलती हो गई, तो
एन की जगह पे समीकरण नंबर 1 में एन की जगह एम बना लीजिए। तो यहाँ पर हमें लिखना है एम, ठीक, एम माइनस 1 लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है एन माइनस 1 इंटू डी। अब प्यारे बच्चों ये समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ एम माइनस 1 लिखा हुआ, ठीक। अब इसको घटाना, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये इससे कट जाएगा हमारा। जब ये इससे कट जाएगा तो इन दोनों को लिख लीजिए 2n बटा एम माइनस 2m बटा n बराबर। अब ये दोनों कट जाएंगे तो पहले इसको लिख लो m माइनस 1 इंटू डी और माइनस इसको लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो n बटा m माइनस m बटा n। तो यहाँ से d कॉमन लेंगे, जब यहाँ से d कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा m माइनस 1, इसका अंदर गुणा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस n और प्लस 1। अब ये 1 से 1 कट जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और बटा mn बराबर। अब प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन लेना हमें। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा n माइनस m, इस प्रकार। अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे तो 2n प्लस m, अगले कोष्ठक में n माइनस m और बटा mn और बराबर माइनस का d और n माइनस m। तो n माइनस m से n माइनस m कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये माइनस का चिन्ह इधर लगा दीजिए। तो ये d बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 2n प्लस m और बटा mn। तो ये हमें मिल गया d का मान। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, 1 में रखने पर तो d बराबर हमें कहाँ रखना, 1 में रखना। तो एक समीकरण कौन सा है हमारा, यही तो है, यानी कि 2n बटा m बराबर 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो इस d की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे हम। चलिए मान लगाते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पर लिखना 2n बटा m बराबर 2a प्लस n माइनस 1, m है m माइनस 1 और d की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे हम, गुणा माइनस 2n प्लस m और बटा m और n। अब यहाँ से इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2n बटा m बराबर, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a, ठीक, और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। यहाँ पर ये 2 तो कॉमन बाहर ही निकल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा m माइनस 1, m माइनस 1 और यहाँ पर बचेगा n, चलो m प्लस n, अरे भाई n प्लस m है, हमने लिख दिया m प्लस n, बात एक ही है, ठीक, परेशान न होइए। और बटा m और n, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये संख्या माइनस की है, तो जब ये माइनस की इसको दिलाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो n बटा m, तो ये प्लस यहाँ पे लिख लेना है m माइनस 1 और उसके बाद m प्लस n बटा mn, इधर बचेगा a। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इन दोनों पर इसका गुणा कर लीजिए। तो ये n बटा m प्लस m का गुणा m में करेंगे तो m स्क्वायर, m का n में करेंगे तो mn, माइनस 1 का करेंगे तो माइनस का m, तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस का n, कुछ कटेगा तो है नहीं इसमें, ठीक है। और बटा हो जाएगा m और ये n और बराबर ये a का मान चल रहा है हमारा। थोड़ा और आगे समझिए। अब इन दोनों में लासा लेंगे तो लासा इसका आएगा m और n। तो देखो m से m चला जाएगा, ये m से m चला जाएगा तो यहाँ पे n बचेगा, तो n का गुणा n में करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। फिर m n का भाग n में लगाएंगे तो ये 1 बच जाएगा, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे। तो जब 1 का गुणा करेंगे तो ये संख्या हमारी ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। m n बना हुआ है यार, m और माइनस n और बराबर a। अब यहाँ पर कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो यही हमारा हो गया a का मान, ठीक है। ये हमारा हो गया है a का मान।
अब आगे प्रश्न क्या कह रहा, अब प्रश्न आगे कह रहा है एस प्लस, देखिए थोड़ा ध्यान समझिए, एम प्लस एन पदों का योगफल। अब ये पूछ रहा है एम प्लस एन पदों का योगफल कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र होता है हमारा एस एम प्लस एन बराबर एम प्लस एन बटा 2 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, यानी एन की जगह पे एम प्लस एन लगा देना है। अब जो हमने ए डी के मान निकाले थे वो ए डी के इसमें लगा देंगे मान, और ज़रा ध्यान समझिएगा आप लोग। अब एम प्लस एन बटा 2, अब यहाँ पर ये 2 है तो ए का मान हमारा यही है जो आपको सामने दिखाई दे रहा, तो ए की जगह पे ये वाला पूरा मान लगा देंगे यहाँ पर। तो ये है एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस का एम एन और माइनस का एम और माइनस का एन और बटे में है हमारा एम और एन। अब प्लस, अब ये वाला मान लिख लीजिए एम प्लस एन माइनस 1। और प्यारे बच्चों डी का जो मान है हमारा, थोड़ा डी का भी मान दिखा दें आपको हम। डी का मान ऊपर देख लीजिए, डी का मान है यहाँ पर -2, ठीक, -2। यहाँ पे कोष्ठ थोड़ा चेंज कर दें, मझला कोष्ठ लगा दें, ठीक, मझला कोष्ठ लगा लेना, -2 फिर कोष्ठ के अंदर है हमारा n प्लस एम और बटा एम एन, मझला कोष्ठक बंद और ये फिर बड़ा कोष्ठक। अब इसको थोड़ा हल करिए। अब ये माइनस है ना, इसका गुणा यहाँ पर होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना m बटा 2 2 n स्क्वायर एम स्क्वायर एम एन माइनस एम माइनस एन इतना, और बटे में रहेगा इसके एम और एन। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 आगे लगा दीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा एम प्लस एन माइनस 1, फिर यहाँ पे एन प्लस एम और बटे में हो जाएगा हमारा एम और ये एन। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ से हम दूसरा पेज पे यानी दूसरे पेज पे लेके चल रहे हैं आपको। हम जरा ध्यान समझिएगा आप लोग, अगर हम जल्दी करें तो वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो आप। तो यहाँ पर लिखना है हमें m प्लस 2 और बटा 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 2 कॉमन लें क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए इस प्रकार। तो यहाँ पर बचेगा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एम एन माइनस एम माइनस एन और बट्टे में आ जाएगा एम और एन। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए ज़रा, देखो यहाँ पर m का अंदर गुणा करेंगे तो m का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एम एन, फिर m का m में करेंगे तो प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा, n का करेंगे तो प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा, n का m में करेंगे तो प्लस का एम एन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे और समझिए। देखो m का n में किया एम एन, m का m में किया एम स्क्वायर, n का n में किया एन स्क्वायर और n का m में किया एम एन। अब माइनस 1 का करेंगे तो माइनस n और माइनस का m, ये बन जाएगा हमारा, और बटे में रहेगा m और n इस प्रकार। अब ये 2 से 2 जाएगा हमारा कट, और देखो मैंने गलती कर दी यार, यहाँ पर ये m प्लस n है तो यहाँ पर भी m प्लस n कर लीजिए। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है m प्लस n, कोष्टक बंद कर दो इसको ऐसे करके, तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और प्लस एम एन और माइनस m और माइनस n। देखो प्यारे बच्चों इसके हर समान है, जब इसके हर समान है तो इसको एक बार लिख लीजिए एम एन। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, जब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह सबके बदल जाएंगे, तो माइनस का एम एन और माइनस का एम स्क्वायर, माइनस का एन स्क्वायर और माइनस का एम एन और माइनस है प्लस एन और प्लस का एम, ये चीज़ ठीक। कोष्टक कर दीजिए बंद। अब यहाँ पे करिए कटापिटी, देखो क्या क्या कट रहा है। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, एम स्क्वायर से ये एम स्क्वायर कट गया, अब एम से
ये एम से ये एम कट गया और एम एन से ये वाला एम एन कट गया, एन से ये एन कट गया, तो बचा क्या हुआ, खाली ये एक बचा हुआ ये वाला। तो यहाँ पे लिख लीजिए एम प्लस एन और यहाँ पे बचा हुआ माइनस का एम एन और बटा एम एन। ये एम एन से एम एन कट गया, तो इसका जो आंसर निकला एम प्लस एन, यहाँ पे इसके अंदर माइनस वन बचा हुआ है, तो माइनस का चिन्ह आगे लगाने, तो माइनस एम प्लस एन। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए और इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न नंबर है दूसरे का बी। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक का अर्थ है 180 अंश। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे जरा ध्यान समझिएगा आप। तो सबसे पहले हमें प्रश्न लिख लेना है दूसरे का बी। और प्यारे बच्चों बता दो मेरे पास प्रकार नहीं है, तो आपको जो वृत्त खींचना प्रकार से खींचना है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र है O। अब ध्यान समझिए, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु हमने ले लिया, कोई सा P ले लिया। ठीक, इस प्रकार अब यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो एक हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा ये हो गई और एक वृत्त की स्पर्श रेखा ये हो गई है। तो यहाँ पे लिख देंगे A, यहाँ पे लिख देंगे B और यहाँ पे लिख देंगे P। ठीक, अब इस प्रकार यहाँ से क्या करेंगे, वृत्त का केंद्र है, यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे इस प्रकार। अब आपको पता है ये यानी ये वृत्त का केंद्र, यानी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं। जब हम वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों ये कोण बनता 90 अंश का। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण बनता 90 अंश का हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले दिया हुआ है इसमें, तो इसमें लिख लें दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में एपी तथा बीपी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्या वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अब इसके बाद सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है हमें कोण O और प्लस कोण P और बराबर 180 अंश, ये सिद्ध करना है। अब चलिए समझिए ध्यान से। अब यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में। अब प्यारे बच्चों देखो ये जो हमारा लंब है, ये क्या है, लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए लंब AP। कैसे लिखना है, ओ ए लंब AP तथा देखो ओ ए लंब AP, फिर लिखेंगे हम ओ बी लंब BP, ओ बी और लंब BP। ठीक है, अब ये हमारा एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये कोण 90 अंश का हो गया और ये 90 अंश का हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण B और बराबर 90 अंश। अब ये हमारा चतुर्भुज AOBP में, तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज AOBP में। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B और प्लस कोण P बराबर 180 अंश। अब प्यारे बच्चों A का मान 90 है, B का मान 90 है, तो यहाँ पे 90 प्लस कोण O प्लस कोण यानी 90 प्लस कोण P बराबर 180 अंश, सॉरी माफी चाहता हूँ 360। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है। 360 कर लीजिए, 360। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो ये 90 90 180 180 को उधर भेजेंगे तो कोण O
प्लस कोण P बराबर 360 माइनस 180। तो ये हो जाएगा कोण O और प्लस कोण P बराबर कोण O प्लस कोण P बराबर हो जाएगा 180। तो बस प्यारे बच्चों यही हमारा सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना है इति सिद्धम प्रूव्ड। ठीक, PROVED। ठीक, ये आपका प्रश्न हल हो गया और 4 नंबर आपके हो गए पक्के। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 2C यानी दूसरे का C पार्ट, उसको देख लीजिए। तो यानी 2C है बिंदु -4,6 और बिंदु -4,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो मैं फिलहाल इसके वीडियो बना चुका हूँ निर्देशांक ज्यामिति के। तो मैंने बच्चों को कई बार बताया जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है, ये दोनों बिंदु किनारे पे रहेंगे हमारे। ठीक है, चलिए समझिए। तो सबसे पहले एक रेखा खींचनी हमें, तो नंबर डालें 2C। एक रेखाखंड खींचना है, यहाँ पे लिख लो A और यहाँ पे लिख लो B। अब A का मान है -6,10 और B का मान है 3,-8। और जो तीसरा बिंदु इसको बीच में लिखा जाएगा, तो P कर लीजिए -4 है, -4,6। अब ये वाली दूरी कर लो M, ये वाली दूरी कर लो 1, ऐसे करके। यानी जो हमारा अनुपात बना है, पहले लिख लीजिए बिंदु -6,10 और 3,-8। अब अनुपात हमारा M/1, अनुपात बराबर है M/1। अब यहाँ पे जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे, या तो सूत्र वाली भुज लिख लो या फिर कोट लिख लो। सूत्र वाली भुज लिखो या फिर कोट लिखो। तो जो अंतर विभाजन का सूत्र होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे भुज। ठीक है, भुज यानी x वाला पहला मान लिखेंगे M1x2 प्लस M2x1 और बटा M1 प्लस M2, इस प्रकार। अब ये भुज, यहाँ पे भुज कितनी है -4 है, तो यहाँ पे भुज की जगह -4 लगा देंगे, बराबर M1 का मान M और x2 का मान 3 प्लस M2 का मान 1 और x1 का मान -6 और बटा M1 प्लस M2, M1 का मान M और M2 का मान 1, तो M प्लस 1। इसको हल कर दीजिए, -4 और ये हो जाएगा हमारा 3M और -6 और बटा M प्लस 1। गुणा करिए, इसके नीचे करो, इसका इसमें, इसका इसमें। तो पहले इसका कर लीजिए, तो 3M -6, इसका करिए -4M और -4। पक्षांतर करिए, इसको तो ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारा 3M और ये प्लस का 4M बराबर -4, इसको दे जाओ प्लस का 6, तो 7M बराबर हो जाएगा 2 और 7 का भाग लगा देंगे, तो M बराबर निकलेगा 2/7। तो नई लाइन से लिख देना अनुपात बराबर 2:7। तो ये प्रश्न का हो गया आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लिए। देखो यहाँ पे बेटा मैंने क्या लिखी, भुज लिखी है। चाहो तो आप कोट बराबर कोट भी कर सकते हो। अगर कोट लिखोगे तो बाई वाला मान लिखोगे, तो भुज यहाँ पे ये वाला, कोट की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे, 6 लगाएंगे, तो आंसर तब भी निकल के आ जाएगा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर D देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो प्रश्न निम्नलिखित बारंबारता सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा प्रश्न है। ठीक, ये बच्चे ने किसी ने पहले से लिख रखे हैं, तो इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना। तो सारणी आपने देख ली है, तो चलिए कैसे हल करते हैं, ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो यहाँ पे जब बहुलक ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, जब इसका बहुलक ज्ञात करेंगे तो देखो क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी, इसमें बारंबारता में जो सबसे बड़ी होगी, तो उसके सामने लिखा जाएगा F1। क्या लिखा जाएगा? F1। ठीक है, F1। उसके ऊपर वाली संख्या होगी, इसके ऊपर वाली संख्या होगी वो F0 होगा, और इसके नीचे वाली संख्या होगी वो F2 होगी,
और F1 के सामने वाली संख्या L होती है, ठीक है। तो L बराबर हो जाएगा हमारा 60। अब यहाँ पे H की बात करें, यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, देखो प्रत्येक स्थान 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। तो H का मान कितना हो जाएगा, H का मान यहाँ पे हो जाएगा 20। अब हमारा सूत्र है जो बहुलक का, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये सूत्र है हमारा। अब जो हमने मान लिखे हैं वही वाले मान इसमें लिख देने हैं। तो देखो L का मान कितना, L का मान 60 है, तो यहाँ पे 60 लगा दीजिए, प्लस कोष्टक F1 का मान, F1 का मान 12, तो यहाँ पे 12 माइनस F0 का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 बटा 2 गुणा F1 का मान 12 माइनस F0 का मान 10 और माइनस F2 का मान 6 और H का मान 20। अब इसको कर दीजिए हल। तो जब इसको हल करेंगे तो 60 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे बच जाएगा हमारा 2 और बटा ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और माइनस ये हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 20 और 20 दूनी 40 कर लीजिए इधर, 60 प्लस 40 और बटा यहाँ पे बचेगा 8 ही बचेगा, ठीक है। 8 एक 8 और 8 बनना 40, तो 60 5 65। तो इसका जो बहुलक निकला है वो कितना निकला, 65 निकल के आ गया। ये इसका हो गया आंसर, ठीक। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर अगला देखिए आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा 2 यानी दूसरे का ई द्विघात समीकरण दिया हुआ के मूलों को ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करने तो कैसे करेंगे जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे पहले प्रश्न लिख लें हम, दूसरे का ई 3x² माइनस 2 √6 x प्लस का 2 बराबर 0। जल्दी समझिए यहाँ से। तो ए का मान यहाँ पर कितना, a बराबर 3, b बराबर माइनस का 2 √6 और c बराबर 2। तो हमारा एक सूत्र होता है विभक्त कर। तो d बराबर b² माइनस 4ac, इसमें मान लगाएंगे तो माइनस 2 √6 का होल वर्ग माइनस 4, a का मान 3 और b का मान 2। इसको हल करिए तो देखो 2 दूनी 4 और 4 छंग 24, तो ये तो बन जाएगा 24 और माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, ये इससे कट गया। तो d बराबर निकला 0। अब जब d बराबर 0 निकलता है तो यहाँ पे लिखते हैं हम मूल वास्तविक तथा समान है। मूल वास्तविक तथा समान है, ये लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, तो दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जो मूल होते हैं हमारे बेटा, मूल माइनस b/2a और माइनस b/2a, ये इसके मूल होते हैं। जब d का मान 0 निकलता है तो मूल समान होते हैं, तो माइनस b/2a। इसमें एक को हल कर लो। तो जब एक को हल करेंगे तो माइनस b का मान कितना है, b का मान माइनस 2 √6 है, तो यहाँ पे लगा दीजिए माइनस का 2 √6 और बटा 2 गुणा a का मान कितना, a का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 √6 और बटा 2 गुणा 3, इस प्रकार। अब ये 2 से 2 काट दो, जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √6/3। तो हमारा जो पहला मूल है 6/√3 निकल के आया। इसी प्रकार यही वाले मान दूसरे में लगाएं तो उसका भी यही निकलेगा। तो इसको बस यहीं पे ऐसे लिख दीजिए, क्या लिख रहे हैं हम, √6/3, ठीक। इतना यहीं पे लिख दीजिए, यही इसका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाँ चलो अगला प्रश्न देख लीजिए पहले। लो प्रश्न नंबर F आ गया। इसमें हमें लासा ज्ञात करना है और इसका मासा, यानी इस प्रश्न में संख्याएं दोनों वही हैं, लासा और मासा ज्ञात करना है दोनों का। चलिए समझिए। और 2 नंबर का प्रश्न है ये, कैसे हल करना देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिख लें हम 2f
600 867। पहले इसके गुणनखंड काट लीजिए। इधर है हमारा 255। ठीक, इसके गुणनखंड काटिए पहले। तो पहले 3 से काटेंगे, इसके 3 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 14 और 14 7 1 के साथ सही 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो गया 26। 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो गया 26। फिर ये 3 अट्ठे 24 और 3 नेम 27। अब ये कटेगा 17 से। 17 एकन 17, ये 17 ही बात जाएगा। ठीक है, 17 का बार 289 होता है ना। फिर 17 एकन 17। अब इधर आ जाइए, इसको काटिए 3 से। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और फिर ये यहाँ पर बचेगा 1 और 3 पंजे 15। 5 से काटिए। 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35 और फिर 17 एकन 17। अब इसका निकालना सबसे पहले हमें मासा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 6 7 बराबर 3 गुणा 17 गुणा 17। फिर 2 5 5 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, तो इसका सबसे पहले निकालना मासा। तो मासा क्या होता है, जो दोनों में हो भाई मासा हो जाता है। ये 3 और ये 17 कट जाएगा, तो 3 गुणा 17, 17 3 51, 17 3 51, ये इसका निकला मासा। अब निकालेंगे इसका लासा। तो लासा क्या होता है बेटा, ध्यान समझना। लासा जब निकालेंगे तो सबसे पहले जो हमारा मासा निकल के आया पहले उसको लिख लीजिए। अब इसके बाद जो संख्याएं बची हैं, देखो ये दोनों बची हैं हमारी, इनका गुणा कर लीजिए। तो 17 गुणा 5 गुणा कर लीजिए इसका। तो देखो 17 एकन 17 के 7 हासिल 5, 17 एकन 17 17 की 5, 17 एकन 17 के 7 हासिल 5, 17 पना 85, सॉरी 17 एकन 17 के 7 हासिल 1 और 17 पना 85 और 1 86 और गुणा 5 और कर दीजिए। 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3 और 5 छक्का 30 3 33 हासिल 3 और 56 8 पन्ना 40 43। लो बेटा ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 3 और प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल बहुत ही जबरदस्त है, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए, निम्नलिखित चित्र में AO बटा OC बराबर BO बटा OD बराबर 1/2 और AB बराबर 5 है, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। सबसे सरल सवाल 6 नंबर में है, बताओ। चलिए अब इसको कैसे हल करते हैं वो जरा ध्यान से आप समझिएगा। तो यहाँ पे लिख लें प्रश्न नंबर 3। यहाँ पहले बना लें चित्र हम इसको। और चित्र आपको पटरी से बनाने ही ये सब, नहीं तो आपको सर हाथ से बना रहे तो हम भी हाथ से खींच दें। और ये वाली भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले इसमें लिख लो दिया है AO बटा OC बराबर BO बटा OD बराबर 1/2 और AB बराबर है बेटा 5। अब इसमें जो ज्ञात करना है, DC बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है इसमें। ठीक, अब प्रश्न को हल करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे O दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ AO बटा OC, यानी कि ये वाली भुजा और ये भुजा। पहले हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज को लिखेंगे। यहाँ पर त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में। ठीक, अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, यानी कि ये वाली भुजा इसके बटे दी हुई है। देखो AO बटा OC, फिर BO बटा OD। अब ये वाला कोण कैसा है, ये वाला कोण हमारा शीर्षक कोण है, तो पहले इस कोण को लिख लें। तो
तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी। और कोण कैसा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। और इसके बाद ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी और बराबर 1/2। अब ये दोनों भुजाएं कैसे दी हैं, समानुपात में दी हैं। देखो जब किसी दो त्रिभुजों में एक कोण और दो भुजाएं समानुपात में हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज डी ओ सी। और किसके आधार पे हैं ये, एस के आधार पे दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है, समानुपात में होती हैं। भाई जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो तीनों भुजाएं कैसी होती है, समानुपात में होती हैं। तो देखो यहाँ पे ये दो भुजाएं लिखी हुई हैं, देखो इतने बटा इतना, इतने बटा इतना। अब एक भुजा ये बची है तो ए बी बटा लिखेंगे डी सी। पहले तीनों भुजाओं को समानुपात में लगाएंगे। देखिए जरा ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा क्या क्या लिखा हुआ है, ए ओ बटा ओ सी बराबर, देखो ए ओ बटा ओ सी, फिर ओ बी बटा ओ डी, ओ बी बटा ओ डी और बराबर ये भी तो भुजा बची हुई है तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा डी सी। अब ध्यान समझिएगा आप लोग। अब प्यारे बच्चों इन दोनों में से कोई एक बराबर कर लो तो इसको बराबर करेंगे और इसका मान 1/2 है तो 1/2 बराबर। अब BC का मान कितना है, BC का मान 5 है तो यहाँ 5 लगा देंगे तो 5/DC। तो कैचे गुणा कर दीजिए। तो जब कैचे गुणा करेंगे इसका इसमें तो DC बराबर निकलेगा 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हल हमारा। ठीक है, चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप। तो इतना करने के बाद ठीक है, इतना ये कर लीजिए और लास्ट में आपको ये वाला और कर लेना है इतना, ठीक ये वाला। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है वो देख लीजिए। इसी का अथवा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होते हैं। ठीक ये है प्रश्न। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा। तो पहले सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, तो यहाँ पर एक हमारा ये वृत्त है और आपको ये खींचना है प्रकाल से पटरी का यूज करके। ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के बाहर एक बिंदु मान लीजिए P। ठीक, यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे इस प्रकार। अब हमने एक सवाल बताया था आपको पीछे, कौन सा था वो, प्रश्न नंबर बताया था दूसरे का B, बिल्कुल उसी पे आधारित है। अब देखो ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र को लिखा जाता है O से। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं ये, तो बेटा ये कोण बनता है 90 अंश का। ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है। ठीक है, स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र तक मिलाएंगे तो ये कोण बनेगा 90 अंश का। तो यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिख लेना B। ठीक, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये वाली AP और BP ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर है। तो यहाँ से इसको ऐसे करके मिला देंगे हम, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, सिद्ध करना है AP बराबर BP, यानी ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसे हैं, बराबर है। ठीक, तो नई लाइन से लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे हम इसको। तो यहाँ पे लिखो, रचना में लिख लो, रचना में लिखेंगे OP को मिलाया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये हमारे क्या है दोनों, देखो 90 अंश का अंश कोण है।
देखो जब हम स्पर्श यानी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये हमारा कोण 90 अंश का बनता है। तो यहाँ पे लिखना हमें ओ बी लंब, ओ बी लंब, ओ बी लंब है हमारा पी बी पी तथा ओ ए लंब ए पी। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या 90-90 अंश हो जाएंगे ना। अब ये त्रिभुज लिखेंगे हम, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखना है त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में। अब ये बताओ ये क्या है बेटा, ये वृत्त की त्रिज्या है हमारी, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये क्या वृत्त की त्रिज्याएं हैं। फिर इसके बाद ये वाली रेखा हमारी उभयनिष्ठ है, ये वाली रेखा कैसी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बराबर ओ ए, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। फिर इसके बाद ये कोण हमारा 90 अंश का है, कैसा है 90 अंश का। तो लिखेंगे हम कोण ए बराबर कोण बी और बराबर 90 अंश। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ओ ए पी सर्वांशम त्रिभुज ओ बी पी। भाई दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांशम हो गए। और सर्वांशम किसके आधार पे हो गए, ये देखो दो भुजाएं और एक कोण एस ए एस के आधार पे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांशम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए हैं तो प्यारे बच्चों संगत कोण और संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये वाली भुजा हमारी इसके बराबर हो जाएगी। तो लास्ट में लिख देना है इसलिए ए पी बराबर हो जाएगा हमारा बी पी। ठीक है, यही हो गया शब्द। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 4 कैसे हल करते हैं उसको देखिए। तो इसका जो प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है सिद्ध कीजिए कि कौशिक माइनस साइन ए और सेक माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए और प्लस कॉट ए। ये सिद्ध करना है इसको। चलिए कैसे हल करते हैं देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कौशिक माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं इसका लिखना LHS कॉशिक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें यहाँ पे देखो कौशिक है, कौशिक बराबर सूत्र जो होता है हमारा कॉस ए बराबर होता है 1/sin ए और ये सेक ए बराबर होता है 1/। तो यहाँ पे ये दो सूत्र यूज होंगे हमारे। तो जहाँ पे कौशिक लिखा, कौशिक की जगह पे 1/sin ए माइनस साइन ए। फिर इसके बाद इस सेक की जगह पे लिखेंगे 1/cos माइनस कॉस ए। इस प्रकार अब यहाँ पे एक कर लीजिए और इसके नीचे एक कर लीजिए। तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए। अगले कोष्ठक में इसका इसमें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब यहाँ पे दो सूत्र और लगेंगे, थोड़ा उनको भी बता दें हम आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर है। ठीक, ये दो सूत्र काम करेंगे भाई, सूत्र याद कर लीजिए तभी सवाल समझ में आएंगे आपको। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर लगा देना है बटा साइन ए गुणा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर लगा देना है बटा कॉस ए। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, इस साइन से एक साइन चला जाएगा, एक कॉस से ये एक कॉस चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये कॉस ए इंटू साइन ए, इतना बचा हुआ। अब यहाँ पर क्या करना है ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो बेटा इसके नीचे एक होता है, कितना होता है, एक होता है, ये तो पता ही है आपको। अब यहाँ पे प्रश्न को आगे हल करने से पहले देखना पड़ेगा आपको ट्रेला, तब आपको पिक्चर समझ में आएगी भाई। चलिए समझिए, अब आपने देखा जैसे कि 3 बटा मान लो आपका 8 है ऐसे करके, तो प्यारे बच्चों ये वाला जो 3 है ना, ये वाला 3 इस 8 के नीचे आ जाए। कैसे लिखेंगे देखिएगा, 1 बटा ये 8 बटा 3 ऐसे लिखा जाएगा। इस 3 को इसके नीचे लाएंगे तो ऊपर रहेगा 1, तो यहाँ पे 8 बटा 3 हो जाएगा। और समझिए इसे 5 बटा 7 है, 5 बटा 7 है, इसको लिखेंगे 1 बटा 7 बटा 5, यानी ये वाला 5 7 के नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, तो ये जो चीज़ है ना इसके नीचे आएगी, तो इसको लिखेंगे 1 बटा, फिर इसको लिखेंगे 1 बटा कॉस ए और ये साइन ए, इस प्रकार। तो माइन बटे की लकीर ये वाली है हमारे। अब आपने एक सूत्र देखा होगा, ये 1 है तो इस 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और बटा साइन ए यानी कॉस ए साइन ए, ये लिख सकते हैं इसको। अरे भाई पहले हमने ये इसको ऐसे करके लिख लिया, अब ये 1 है ना, इस 1 को लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भाई सूत्र होता ना ये हमारा, और बटा इतना। अब यहाँ से हम आपको दूसरे पेज पे लेके चल रहे हैं, देखिए इधर ध्यान समझिए। अब यहाँ पर क्या करना है, बराबर 1 बटा, अब प्यारे बच्चों इनको अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस ए और ये साइन ए प्लस, फिर इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और बटा कॉस ए और साइन ए। तो यहाँ पर एक साइन से एक साइन चला जाएगा, यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, तो बचेगा 1 बटा, यहाँ पे साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, प्लस यहाँ पे कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है। बस यही हल हो गया। तो LHS और बराबर RHS, तो ये प्रश्न का हल हो गया। चलिए भाई, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और आप कमेंट जरूर करना, हमें आपके कमेंट से हौसला मिलता है, बता रहा हूँ। ठीक, कमेंट बराबर करते रहिए आप। चलिए जल्दी से देखिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका चौथे का अथवा भी देख लीजिए कैसे हल करते हैं इसको हम। चौथे का अथवा है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, इसको लगाते हैं साइड पे। तो प्रश्न नंबर है हमारा 4 का अथवा, ऐसे करके आपको लिखना है, नहीं तो 4 लिख दो। देखो, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, बेटा ये हमारा है तल, ठीक है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखो ये है हमारा मकान और ये है हमारा एक टावर। मकान के शिखर से और टावर, देखो 15 मीटर ऊंचे मकान, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। लो इसको बनाओ, यहाँ से 30 अंश है।
उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब इसको यहां से मिलाना है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये तो बन गया 60 और ये बन गया हमारा 30। इस प्रकार तो प्रश्न कह रहा है टावर की ऊंचाई, तो ये पूरी ऊंचाई h कर लीजिए इसको। देखो ये वाली बेटा कितनी, ये 15 है हमारी, तो ये भी 15 हो जाएगी हमारी, और इतनी h कर लो। ठीक है, तो हमें ये हमारा एक मकान है और ये टावर है, तो इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और क्या ज्ञात करना है, मकान यानी कि टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी, और ये ज्ञात करना। तो इसको x कर लीजिए, तो ये x है तो ये भी x होगा। तो नाम लिखिए A B C D और ये E। तो यहाँ पे लिखना है माना BC एक मकान है तथा AE एक टावर है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर सबसे पहले ये वाला कौन सा लेंगे, सबसे पहले ये वाला ले लीजिए आप, समकोण त्रिभुज। ये तो ऊपर वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDE में। तो यहाँ पे tan लगाएंगे, tan 30, और tan होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है, h है, आधार x है, और tan 30 का मान 1/√3 और h बटा x का गुणा करेंगे। यहाँ पर हम इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा √3h। ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे हम BAE में। समकोण त्रिभुज BAE में, तो यहाँ पे लिखना है tan 60 लंब बटा आधार। तो देखो ये लंब ये हो गया पूरा, तो 15 + h लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम 15 + h, और आधार हमारा कितना है, x है, तो यहाँ पे x लिख दीजिए। और tan 60 का मान √3 है, 15 + h बटा, और x का मान √3h है, तो √3h। हल करिए, इसके नीचे कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें। जब इसका इसमें करेंगे तो 3h बन जाएगा, और बराबर ये 15 + h इतना। अब यहाँ पर क्या करना है, h को उधर ले आइए, 3h - h बराबर 15, इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2h बराबर 15। तो 2 का भाग लगाते हैं, 15/2, तो h बराबर निकलेगा 7.5 मीटर। तो ये वाला मान कहाँ लगाना है, ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो। समीकरण 1 में रखने पर एक कौन सा हमारा, यही तो है, यहाँ पे लगा दीजिए। तो जो x बराबर निकलेगा यहाँ पर √3 और गुणा 7.5, तो हो जाएगा 7.5 √3 मीटर। ये हमारा x का मान निकला है, यानी मकान और टावर के बीच की दूरी इतनी निकल के आई है। अब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई बेटा यही तो है हमारी, ये वाली 15 + h। तो यहाँ पे लिख देना हमें 15 + h, और h का मान हमारा कितना है, h का मान 7.5 है। तो यहाँ पे लगा दें 15 + 7.5, जोड़ेंगे तो 15 7 22.5 मीटर। तो ये आ गया प्रश्न का हल। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, जिसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। अच्छी बात है। तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार
4.5 ग्राम है। चलिए कैसे करेंगे देखना इसको। तो पहले प्रश्न नंबर लिख लीजिए 5। तो एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। पहले बनाना आपको बेलन और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, आधा गोला ये और आधा गोला ये। फिर इस प्रकार, और जिसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके यहां तक 19 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है बेलन का व्यास, तो यहां पे लिख लें व्यास बराबर। देखो यहां पे बेलन और अर्धगोले की दोनों त्रिज्या कैसे होंगी, बराबर होंगी। तो यहां पे लिख लें हम बेलन तथा अर्ध गोले की त्रिज्या समान है। तो यहाँ पे व्यास कितना दे रखा है, व्यास अब आपको पता है व्यास हमारा 2r होता है, यानी व्यास बराबर 7 है, तो व्यास को 2r बराबर लिखना है 7। इसका 2 का भाग लगा देंगे तो r बराबर 7/2 हो जाएगा, अर्थात कितना होगा, r बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब समझिए जो इसकी त्रिज्या है, देखो ये बेटा क्या कहलाते हैं, यहाँ पर ये केंद्र होता है इसका, ये इसकी जो त्रिज्या है वो 7.5 है। इसी प्रकार इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी त्रिज्या है 3 क्या कर रहे हैं यार हम, 3.5, यहाँ पर भी 3.5। अब जरा ध्यान समझिएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 19 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 19 है, 19 में 3.5 और 3.5 कम हो जाएगा, तो ये वाली यानी 7 कम हो जाएगा ना, 3.5 और 3.5 7 कम हो जाएगा। तो ये बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर जो निकलेगा हमारा 19 - 7 कम हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, और इसमें पाई का मान 3.14 लगाने के लिए बोला गया है। नहीं वो तो अगला प्रश्न है। चलिए समझिए ठोस का आयतन। तो इस ठोस में क्या क्या चीज है, बेलन है और आधा गोला, और आधा गोला पूरा गोला हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। ठीक, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो मान लगा दीजिए। पाई का मान 22/7 और r का मान ये 7/2 लगाना है, 7/2 गुणा 7/2, और h का मान ये रहा 12 प्लस 4/3, पाई का मान 22/7। ठीक है, और r का मान 7/2, 7/2 गुणा 7/2, घात 3 है, 3 बार लगा दीजिए। अब इसको हल करिए, 1 7 से 1 7 चला जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 छंग 12, तो ये 11 7 77 और गुणा 6 और माइनस ये 7 से 7 कट गया, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 एकन 2। अब ये 2 दूनी 4, ये 4 और ये 4 चला गया। अब बचा हुआ है हमारा यहाँ पर 11 गुणा 49 और बटा 3, अरे भैया 7 7 49। इसको हल कर दीजिए। अब तो 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 की 2 हासिल 4 और 7 छक्का 42, 42 4 46 माइनस 11 नेम 99 यहाँ से 9 और 11 चौक 44 और 44 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 53 और बटा 3। पैरों से माफी चाहता हूँ, प्लस का चिन्ह होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 462 प्लस 3 का भाग लगाओ तो ये हो जाएगा हमारा 3 एकन 3, तो यहाँ पे बचा हुआ 2 और 3 7 21, फिर 2 बचा है
यहाँ तो 29 हो गया, और 3 नेम 27.2 बचा हुआ, 3 छक 18 और 3 छक 18, ये चलता रहेगा हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा जोड़िए। 9 2 11, 9 2 11, 6 और 7 13 और 1 14, 6 7 13 और 1 14, 4 और 1 5 और 1 6 और 0.66, ये निकल के आ गया हमारा आयतन घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर बराबर दिया हुआ है हमें 4.5 ग्राम। तो नई लाइन से लिखें कुल भार बराबर 641.66 गुणा 4.5। अब इसका गुणा करके थोड़ा सा दिखा दें हम, क्योंकि इतना बड़ा गुणा हमें भी नहीं डायरेक्ट आता भैया। अब यहाँ पे 4.5 गुणा करिए। 56 30, 56 30 3 33, 5 1 5, 5 3 8 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा हमारा 5 छक्का 30, 30 और 2 32 गुणा 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 छंग 24 2 26 हासिल 2, 4 1 4 4 2 6 हासिल तो लगी नहीं, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 24 और 1 25, 0 7 8 6 14, 7 8 8 और ये 2। तो जब हमने इसका इसमें गुणा किया तो बेटा गुणा निकल के आया 28 8 7 4 7 0। अब दशमलव से पीछे कितने अंक हैं? दशमलव से पीछे 2 अंक ये हैं और 1 अंक ये है, तो दशमलव से पीछे 3 अंक हो गए, 1 2 3, इतने ग्राम। ठीक, अब ग्राम को किलोग्राम में चाहो तो आप इतना छोड़ दीजिए। अगर इसको आपको किलोग्राम में चेंज करना है, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 किलो 887 ग्राम। तो बेटा ये हो गया प्रश्न का हल। चलिए, चाहो तो आप इतना छोड़ दो। अगर इसको किलो में चेंज करना है तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा 2 किलो और 887 ग्राम। ये पीछे वाले अंक हमारे हट जाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका अथवा, उसको भी देख लीजिए कैसे हल करते हैं इसको। हम प्रश्न को देख लो एक बार आप। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करते हैं देखना आप इसको। तो यहाँ पे लिखना है 5वें का अथवा। तो यहाँ पे जो r का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया हुआ 60 अंश। तो यहाँ पे होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर और साइन थीटा, ये सूत्र होता है। मान लगा दीजिए। अब पाई का मान प्रश्न में दिया हुआ 3.14 लगाना है। r का मान 15 है, तो 15 गुणा 15 कर दो। थीटा का मान 60 है बटा 360 माइनस 1/2, फिर यहाँ पर 15 गुणा 15 कर दीजिए, इधर साइन 60 हो जाएगा। तो 60 एकन 60, 60 छक्का इतना होता है। फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 के 2 से काट दीजिए, 2 एकन 2, ये 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर जो निकला 1.57 गुणा 15 पना 75 माइनस 1/2 15 गुणा 15 और साइन 60 का मान √3/2 ये है। ठीक, अब यहाँ पर इसका इसमें गुणा करें हम, इधर कर लें थोड़ा। 5 सत्ते 35 की 5 हासिल, 3 पचम 5 3 28 हासिल, 2 5 5 5 2 7 गुणा 7 सत्ते 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 पन्ना 35 तो 4 39 हासिल 3
और 7 एकम 7, 7 3 10 जोड़िए 5 9 5 14, हासिल 1 5 9 8 17, हासिल 1 9 7 16 और 1 17, 10 और 1 11। तो जब इसका गुणा किया तो 111 77 5 और दशमलव से पीछे 2 अंक है तो इसका दशमलव हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस 1/2, 15 गुणा 15 225, और 15 गुणा 15 यानी 225, 15 का वर्ग 225 होता है, और √3 का मान प्रश्न में दिया हुआ 1.73 और बटा 2। तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे फिर 2 का भाग लगाएंगे हम। चलिए समझिए भाई, 225 और गुणा 173, 3 पंजे 15 की 5, हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 7 पन्ना 35 की 5, हासिल 3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 3 17, हासिल 1 और 7 दूनी 14 और 1 15। एक का करिए तो संख्या हमारी यही रहेगी। 5 7 5 12, 7 5 12, 12 6 18 और 1 19, 5 2 7, 5 2 7 और 1 8 और ये 3। तो अब इसमें क्या करना है, चलो पहले लिख लीजिए 11.7.5 और माइनस जब इसका गुणा किया तो गुणा निकल के आया 38925 और दशमलव से पीछे 2 अंक होते हैं, यहाँ पे दशमलव, फिर 2 दूनी 4। अब इसमें लगाना 4 का भाग में, दशमलव यहाँ पर है तो देखो 4 नेम 36, 4 नेम 36, यहाँ पे बचा हुआ 2, इसका लेंगे उतारा, और 4 सत्ते 28, 1 बचा, ये दशमलव यहाँ लगा दिया, 2 का ले लिया उतारा, और 4 3 12, ये कट गया पूरा पूरा, 5 का ले लिया उतारा, और 4 एकन 4, ठीक है, छोड़िए 4 एकन 4, फिर 0 बढ़ा लो, और 4 दूनी 8, फिर 0 बढ़ा लो, 4 पंजे 20, तो इतनी बार जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो निकला 117.75 और माइनस 4 का भाग जब इसमें लगाया तो 97.3125। अब इसमें से घटाना है तो 117.75, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे लिखना 97.3125, ऊपर 0 बढ़ा लो, घटाओ, 10 में से 5 जाएगा 5 और 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पे 4 रह गया और 4 में से 1 गया 3। अब इसके बाद 7 में से 3 गया 4, दशमलव, 7 में 7 गया 0 और 11 में से 9 गया 2। तो घटाने पर आंसर मिला है हमारा 20.437। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हल। यहाँ पे लिख देना है वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट आप में यानी कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए जरूर आप, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।